देखिए, कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। और एक पुरानी कहावत भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। यानी कि आप लहरों से डर जाएँगे, यानी कि मुसीबतों से डर जाएँगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएँगे, ठीक है? तो देखिए छोटे-छोटे मुसीबत जो है आते रहते हैं ज़िंदगी में और ये हमारे लाइफ़ का एक पार्ट होता है और उन्हीं मुसीबतों से यानी कि विषम परिस्थितियों से हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और देखिए आज है 7 मार्च और आज की वीडियो में जितने भी धमाकेदार प्रश्न हैं आइए उन पे डिस्कस कर लेते हैं हम। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से, दोनों जगह से आप जो है इस पीडीएफ के लिए मिल जाएगी आपको। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये किस देश में स्थित है। देखिए आप कुछ याद कीजिए या ना कीजिए लेकिन जो है इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में याद रखिएगा। ये यूक्रेन में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों है आइए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। देखिए जो आपका जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये यूक्रेन यूक्रेन में जो है एक प्रमुख बिजली आपूर्ति करता है। और देखिए अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना है तो उसके पहले जो है जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको तबाह करना होता है। तो रूस यही कर रहा है, यूक्रेन के सारे एनर्जी रिसोर्सेज को जो है तबाह कर रहा है। और इसी क्रम में उसने यूक्रेन के जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को जो है मतलब तबाह कर दिया है, उसको अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए जो आपका ये जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये संयंत्र जो है ये 40 से 42 बिलियन किलोवाट बिजली उत्पादित करता है जो कि यूक्रेन में औसत वार्षिक बिजली उत्पादन का 5वां हिस्सा है। और देखिए अभी हाल ही में यूक्रेन ने ये दावा किया है कि जो आपकी रूसी सेना है इसने इस संयंत्र पर जो है कब्जा कर लिया है और गोलाबारी शुरू कर दी है, थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त भी हो गया ये। और ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसीलिए ये और ज़्यादा चर्चा में है। तो जो आपका जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये आपका यूक्रेन में है, रूस ने इस पर कब्जा कर लिया है। इतना बस अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। और दूसरी लाइन याद कर लीजिए कि जो आपका जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। आइए थोड़ा सा आज हम यूक्रेन के बारे में जानेंगे, यूक्रेन कहाँ पे स्थित है, क्योंकि बहुत दिनों से यूक्रेन यूक्रेन चिल्ला रहे हैं हम लोग और न्यूज़ टीवी पे भी जो है न्यूज़ में बस यूक्रेन के बारे में ही बात हो रही है। देखिए अगर आप जो है वर्ल्ड मैप खोलेंगे तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, इधर अफ्रीका का रीजन आ गया, ये आपका एशिया महाद्वीप हो गया। और इधर का जो ये पार्ट बचता है ये आपका है यूरोप का। तो यूरोप में एक छोटा सा देश है यूक्रेन और इस यूक्रेन को अगर ये देखिए पीला वाला जो स्पॉट है ये यूक्रेन है। अगर इसको आप जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको जो है मैप में नज़ारा दिखेगा। तो देखिए यूक्रेन जो है यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है इसका पड़ोसी देश है रसिया। पहले यूक्रेन भी जो है रसिया का ही पार्ट हुआ करता था लेकिन रसिया में जब डिवाइडेशन हुआ तो बहुत सारे छोटे छोटे देश बन गए। तो देखिए जो यूक्रेन है इसका पड़ोसी देश रसिया है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है। और यहाँ पे देखिए आपको रोमानिया दिख रहा है, फिर मोल्डोवा दिख रहा है। तो ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। और जो आपका यूक्रेन है इसकी कैपिटल है कीव। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्टार वाला प्लेस, ठीक है, ये यूक्रेन में स्थित है कीव, इसका जो कैपिटल है। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में इनका नाम है वोलोदोमिर जेलेंस्की। ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि ये पहले कॉमेडियन थे, बाद में ये जो है राष्ट्रपति चुने गए यूक्रेन के। लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये एक कॉमेडियन को अगर हम राष्ट्रपति चुनेंगे तो फिर पड़ोसी देश हम पे हमला कर देगा। लेकिन बाद में देखिए जो आपके व्लादिमीर जेलेंस्की हैं इन्होंने एक बहुत ही बहादुरी दिखाई, ये खुद आर्मी की वर्दी पहनकर जो है रूस का मुकाबला करने निकल गए हैं। तो काफ़ी साहसी काम कर रहे हैं ये। और देखिए यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनियन हरिवन्या और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस शेमल। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार करने के लिए एक जनादेश को मंजूरी दी है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जिसको शॉर्ट में आप यूएनईपी कहते हैं, ठीक है। तो यूएनईपी ने जो है वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार करने के लिए एक जनादेश को मंजूरी दी है। और ये जो आपका वैश्विक प्लास्टिक संधि है इस संधि के अंतर्गत अगले 2 वर्षों में वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार किया जाएगा और उसकी पुष्टि की जाएगी। और ये जो जनादेश है ये प्लास्टिक उत्पादन से निपटने और प्लास्टिक के जहरीले बोझ को दूर करने के उपायों की सिफारिश करता है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसे जो है विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो देखिए अभी हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को जो है विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ में भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में देखिए जो आपका ये स्वच्छ गंगा के लिए जो आपका राष्ट्रीय मिशन है, तो इसको गंगा नदी को पुनर्जीवित करने और जल प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव लाने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। देखिए जो आपका ये अभी हाल ही में ये 7वां भारत उद्योग जल सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये सम्मेलन जो है वस्तुतः 2 और 3 मार्च 2022 को जो है आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस ऑस्कर पुरस्कार विजेता निर्माता 20th सेंचुरी फॉक्स के पूर्व कार्यकारी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए ये ऑस्कर पुरस्कार विजेता निर्माता और 20th सेंचुरी फॉक्स के जो है फॉक्स के जो पूर्व कार्यकारी अधिकारी थे, जो कि 84 साल के थे। इनका नाम था एलन लेड जूनियर। इनका निधन हो गया है। देखिए जो आपके एलन लेड जूनियर हैं, इनके बारे में कुछ खास चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो ये जो है ये इनको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि ये ऑस्कर पुरस्कार विजेता निर्माता थे, फिल्म निर्माता। और ये 20th सेंचुरी फॉक्स के जो है पूर्व कार्यकारी रह चुके थे। इन्होंने स्टार वार्स और ब्रेव हार्ट जैसी फिल्मों को हरी झंडी दिखाई थी। और एलन लेड जूनियर का जो निधन है ये बिहारी में 84 साल की उम्र में हुआ है। इनको प्यार से लॉडी के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो आपके एलन लेड जूनियर हैं, ये जो है लॉडी के नाम से मशहूर थे। और इन्होंने 1995 में मेल गिब्सन के द्वारा निर्देशित सर्वश्रेष्ठ चित्र ब्रेव हार्ट के लिए अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार जीता था। याद रखिएगा, एलन लेड जूनियर ने जो है एक फिल्म थी ब्रेव हार्ट, इसके लिए अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार जीता था 1995 में। और ये जो है 1979 में स्थापित लेड कंपनी के संस्थापकों में से एक थे। अगला प्रश्न है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत का जो कैशलेस रिटेल ट्रांजैक्शन है ये कितना था। तो देखिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत का जो कैशलेस रिटेल ट्रांजैक्शन है ये 8.27 लाख करोड़ रुपए था। और देखिए यूपीआई प्लेटफॉर्म क्या है, इसको हम जानेंगे डिटेल में। देखिए यूपीआई 3 अक्षर है और इसमें यू का मतलब है यूनिफाइड, पी का मतलब है पेमेंट और आई का मतलब है इंटरफेस। और इसको याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में जो है यूपीआई का फुल फॉर्म बहुत पूछा गया है। क्योंकि ये शब्द बहुत यूज हो रहा है मार्केट में। आप जो है यूपीआई ऐप का बहुत सारा यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपका भीम हो गया या फिर फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे यूपीआई एप्लीकेशन आप बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और देखिए जो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ये एक व्यवस्थित तंत्र है जो कि कई बैंकिंग सेवाओं, सुचारू फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में मिला देता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी कि किसी बैंक को ये कनेक्ट करके आपका जो पैसा है ये मर्चेंट को जो भुगतान करने में सक्षम बनाता है यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको ऐसे आप दिमाग में फिट कर सकते हैं। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ओशंस 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया था हाल ही में। तो देखिए ये आईआईटी आपका है आईआईटी मद्रास। और जो आपका ये ओशंस 2022 सम्मेलन है इसके बारे में संक्षिप्त में हम जान लेते हैं। देखिए ओशंस 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी जो है ये वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकीविदों और इंजीनियरों, छात्रों और नीति निर्माताओं के लिए एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था इंस्पायर इनोवेट सस्टेन। इसको जरूर याद रखिएगा कि ओशंस 2022 सम्मेलन का विषय क्या था, इंस्पायर इनोवेट और सस्टेन। देखिए प्रश्न को एग्जाम में घुमा के ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो है आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान से मिलकर जो है ओशंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन की थीम क्या थी, तो इस सम्मेलन की थीम थी इंस्पायर इनोवेट सस्टेन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थिति से सागर परिक्रमा के दौरान समुद्री मत्स्यिकी क्षेत्र का प्रदर्शन किया गया। तो देखिए 5 मार्च से जो है सागर परिक्रमा के दौरान समुद्री मत्स्यिकी के क्षेत्र का जो है प्रदर्शन किया गया था। और देखिए अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने 5 मार्च को इस पहल को शुरू किया। और 6 मार्च को पहला चरण गुजरात के मांडवी से शुरू होकर गुजरात के पोरबंदर में समाप्त हो गया। और इस कार्यक्रम की मेजबानी केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय
और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के द्वारा गुजरात मत्स्य पालन विभाग, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, गुजरात समुद्री बोर्ड और मछुआरे समूहों के सहयोग से किया गया था। और ये जो आपका सागर परिक्रमा था, ये परिक्रमा आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के धमाकेदार प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर बताएंगे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं, नाम बताइए। और नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि ये रिवीजन बहुत जरूरी होता है। देखिए आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप समय से रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको पुराना पढ़ा हुआ भूल जाएगा। तो आज जिस चीज़ को आप पढ़ते हैं अगले दिन उसको जो है रिवाइज कर लिया कीजिए। जैसे कि आज जो है आप 7 मार्च का अगर वीडियो देख रहे हैं तो आज जो है आप 6 मार्च का भी अगर देख लेंगे तो जितने भी ये क्वेश्चन अपडेट मैं पूछ रहा हूँ ये सारे स्ट्राइक कर जाएंगे दिमाग में और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे कि हाँ इस प्रश्न का ये वाला उत्तर सही था और मैंने कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दिया था। तो सभी लोग एक आदत बनाइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया कीजिए और पिछले दिन का जो करंट अफेयर उसको देख के जरूर रिवाइज कर दिया कीजिए आज ही के दिन, ताकि एग्जाम के समय में लोड कम हो और कम समय में आप जो है पूरा पढ़ सकें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हीरो मोटरकॉर्प ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशंस और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कौन सा ब्रांड शुरू किया है, बताइए। अगला कि विश्व मोटापा दिवस यानी कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब मनाया था, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हो गया है, आंसर बताइए। नेक्स्ट है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जा रहा है, उत्तर बताइए। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर मान के लिए आपका एक नंबर लॉस हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के बारे में कल मैंने जितनी भी डिटेल्स बताई थी उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखा अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति को लागू करने की घोषणा की है, तो ये राज्य सरकार आपकी राजस्थान की है जिसने ऊंट संरक्षण और विकास नीति को लागू किया है। अगला कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज का 74 साल की उम्र में निधन हो गया, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज थे रॉड मार्श। और इनके साथ में एक और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे जिनका नाम था शेन वॉर्न, इनका भी निधन हो गया है। और अगला प्रश्न था कि निम्न में से कौन से भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं, तो देखिए विराट कोहली 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं। और पांचवा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को हम 4 मार्च को हर साल मनाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।